हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की हमारी क्लास ये लेट होने वाली है, तो हमने आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासों के अंतर्गत हमने अब करंट की जो क्लासेज हैं वो भी आपके लिए देने की कोशिश करेंगे। पदस टूर 2025 करंट अफेयर जो आपके लिए यूपीएससी आरपीएससी और कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। यहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज बेस रहेगा, लेकिन इसमें आपके लिए संपूर्ण विश्लेषण के साथ आपको यहाँ पर करंट अफेयर को कवर कराया जाएगा, जो आपके लिए सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर 2025 जो कि आरपीएससी यूपीएससी और एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेज होने वाली हैं, तो हम बदस्तु आपके लिए पर डे एक करंट की क्लासेज भी देने की कोशिश करेंगे। हमारी जो सफलता टेस्ट सीरीज चल रही है वो तो चल ही रही है आपकी। उसके अंतर्गत आपके लिए रीट पर विशेष फोकस है पहले, उसके बाद फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की क्लासेज भी चलती रहेंगी। और सफलता बैच के अंतर्गत जो क्लासेज चलेंगी वो रेगुलरली चलेंगी, अभी टेस्ट सीरीज चल रही हैं। तो देखिए, हाल ही में किस सरकार ने समान नागरिक संहिता, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है। यानी कौन सा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी प्रदान की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है? तो वो है उत्तराखंड। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। आप यहाँ पर इसका विशेषण देख सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है, यानी उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है। ध्यान रखना, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता जिसे यूसीसी को लागू करेगा। तो भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू कर रहा है? तो वो उत्तराखंड है, ये ध्यान रखना। तो पढ़ने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य बना है? पहला राज्य बना है, क्योंकि राज्य सरकार ने यूसीसी नियम पुस्तिका को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ध्यान रखना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इस पुस्तिका को मंजूरी प्रदान की है। तो ध्यान रखना किसकी अध्यक्षता में की है? पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस पुस्तक को मंजूरी प्रदान की है। पंजीकरण सेवाओं, लेवेन संबंधों की सुविधा, तत्काल सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों पर निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सरकार इन सेवाओं तक प्रभावी और व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्मों को लागू कर रही है। अधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। स्टेक होल्डरों को सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। तो ये यहाँ का महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई एचसीबीसी इंडिया को देश में कितनी नई शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है? तो आरबीआई को एचएसबीसी इंडिया को देश में कितनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी गई है? 10, 20, 30 या 40। तो वो दी गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 20। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। देखिए, व्याख्या देखते हैं इसकी। एचएसबीसी इंडिया को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से प्रमुख शहरों में 20 नई शाखाएं स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है, जो कि एक दशक से अधिक समय में किसी विदेशी बैंक को दी गई सबसे बड़ी विस्तार स्वीकृति है। नई शाखा इन शहरों में स्थापित की जाएंगी। देखिए कौन कौन से शहर हैं यहाँ पर? अमृतसर, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, फरीदाबाद, इंदौर, जालंधर, कानपुर, लुधियाना, लखनऊ, मैसूर, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, पटना, राजकोट, सूरत, तिरुवनंतपुरम, बड़ौदा, विशाखापट्टनम। यहाँ पर नई शाखाएं स्थापित की जाएंगी। इन शहरों को उनकी बढ़ती संपत्ति और धन प्रबंधन की जरूरतों को देखते हुए चुना गया है, विशेष रूप से समृद्ध उच्च निवल निवेश HNW और अति उच्च निवल निवेश UHNW ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आता है, हाल ही में डेनिस लॉ का निधन हुआ है, मृत्यु हुई है, वो किस खेल से संबंधित थे? तो खेल से संबंधित एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। डेनिस लॉ का जो संबंध रहा है वो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या बॉक्सिंग। तो डेनिस लॉ का जो संबंध है वो फुटबॉल से है, यानी एक फुटबॉलर थे, खिलाड़ी थे फुटबॉल के। देखिए, डेनिस लॉ स्कॉटलैंड के प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के, जो कि अद्भुत गोल कीपिंग, स्कोरिंग क्षमता और करिश्माई पद्धतियों के लिए प्रसिद्ध थे। ये गोलकीपर थे। 17 जनवरी 2025 को 84 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हुई है। प्यार से इनको द किंग और द लॉ मैन कहे जाने वाले लॉ ने मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्कॉटलैंड राष्ट्रीय टीम दोनों पर अमिट छाप छोड़ी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पहला महिला खो खो विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? ध्यान रखा, पहला महिला खो खो विश्व कप और भारतीय पुरुष और महिला और पुरुष दोनों ही खो खो विश्व कप किस देश में आयोजित किए गए हैं, ये बताना है यहाँ पर आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, नेपाल, श्रीलंका, भारत, ब्राज़ील। तो खो खो विश्व कप का आयोजन जो किया गया है वो सबसे पहले प्रथम विश्व कप का आयोजन पुरुष और महिला दोनों भारत में किया गया है। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। और ये जीता भी भारत ने ही है, ध्यान रख लेना। पुरुष और महिला दोनों खो खो विश्व कप भी भारत ने जीते हैं, ध्यान रखना। तो देखिए, भारतीय महिला टीम ने 19 जनवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहला खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। तो 19 जनवरी को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहला खो खो विश्व कप आयोजित हुआ, जहां जीत करके भारत ने इतिहास रचा। जिसमें भारतीय महिला टीम ने रोमांचक फाइनल में नेपाल पर दबदबा बनाया और 78 से 40 के शानदार स्कोर के साथ अपनी जीत सुनिश्चित की। उसी दिन भारत के लिए इतिहास ने खुद को दोहराया, क्योंकि भारतीय पुरुष टीम ने भी अपनी महिला समकक्षों के नक्शे कदम पर चलते हुए 19 जनवरी को ही रोमांचक फाइनल मुकाबले में नेपाल को 54-36 से पराजित किया और पहला खो खो विश्व कप जीता। टीम इंडिया की अंशु कुमारी को मैच की सर्वश्रेष्ठ अटैकर चुना गया। टीम नेपाल की मनमती धानी को मैच की सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर से सम्मानित किया गया। टीम इंडिया की चित्रा बी को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। ध्यान रखना, पुरुष और महिला दोनों ही जीते हैं। महिलाओं ने नेपाल टीम को हराया 78-40 से, और भारत ने भी पुरुषों ने भी नेपाल को 54-36 से हराया। तो ध्यान रखना, दोनों उप विजेता कौन रहा है? नेपाल रहा है खो खो विश्व कप में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम WEF 2025 की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? विश्व आर्थिक फोरम की 2025 की जो बैठक आयोजित की गई है वो कहाँ पर की गई है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका या ब्रिटेन? विश्व आर्थिक फोरम 2025 की जो बैठक आयोजित की गई है वो स्विट्जरलैंड में की गई है। बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। देखिए, विश्व आर्थिक फोरम मंच 2025 की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई है, ध्यान देख लेना। 20 से 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की गई। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, चीन के प्रधानमंत्री डेंग जिएक्सांग और व्यापार और राजनीति से जुड़े अन्य नेता शिखर सम्मेलन में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री भारत की तरफ से अश्विनी वैष्णव भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तो भारत की तरफ से विश्व आर्थिक फोरम मंच में किसने भाग लिया? तो अश्विनी वैष्णव ने। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने भी बैठक में भाग लिया। इस बैठक में समावेशी विकास, सामाजिक, भौतिक, डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश और प्रौद्योगिकी, लोकतंत्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। जर्मन प्रोफेसर क्लास श्वाब ने विश्व आर्थिक फोरम की स्थापना की थी। ये भी आपको ध्यान देना है, विश्व आर्थिक फोरम की स्थापना करी थी जर्मन के क्लास श्वाब ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अमेरिका के कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं? 44, 45, 46 या 47? तो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति बने वो 47 क्रम के बने। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। देखिए, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने पद की शपथ ली, जो वाशिंगटन DC में राष्ट्रपति पद की शपथ ली गई। अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यहाँ पर मौजूद थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भी पद की शपथ ली। याद रखना, अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति JD वेंस है। शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री विदेश मंत्री S जयशंकर थे। ध्यान रखना, डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? तो विदेश मंत्री जयशंकर। टेस्ला के एलन मस्क, अमेजन के जोसेफ बेजोस और मेटा के मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के टिम कुक और ओपेनहाइम के सैम ओल्टन ने भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। हाल ही में CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो CRPF का महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर।
ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह 1991 बैच के असम मेघालय कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। 30 नवंबर 2027 को अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक सीआरपीएफ के महानिदेशक बने रहेंगे। तो ये कब तक रहेंगे? 30 नवंबर 2027 तक। उन्हें असम पुलिस के साथ साथ एसपीजी और एनआईए सहित केंद्रीय पुलिस संगठनों में भी काम किया। सीआरपीएफ भारत के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, ये भी ध्यान देना। तो इनका कार्यकाल कितना रहेगा? 30 नवंबर 2027 तक रहेगा 25 से। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के द्वारा आयोजित ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? ला पेरोस जो नौसेना का अभ्यास है वो किसके द्वारा हुआ जिसमें बहुपक्षीय था? इसमें अनेक देशों ने भाग लिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान। तो फ्रांस ने ये ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास प्रारंभ किया था। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारतीय नौसेना ने ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। एक बहुपक्षीय अभ्यास है, ला पेरोस की मेजबानी फ्रांस के द्वारा की गई, यानी मेजबानी कौन कर रहा है अभ्यास की? फ्रांस कर रहा है। इस अभ्यास में 9 इंडो पैसिफिक देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। यानी तो कितने देशों ने भाग लिया इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है, 9। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य में आयोजित किया गया। तो मलक्का जलडमरू मध्य, सुंडा जलडमरू मध्य और लोम्बोक जलडमरू मध्य में यह आयोजित किया। इस अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना के आईएनएस मुंबई को तैनात किया गया है। इस अभ्यास का नेतृत्व भाग चार्ल्स डी गॉल की अध्यक्षता वाले फ्रांसीसी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप सीएजी ने किया। मलक्का, सुंडा, लोम्बोक जलडमरू मध्य हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश और निकास हैं। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके, यूएसए ने भाग लिया। ये ध्यान रखना कौन कौन से देशों ने भाग लिया था। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अंतर संचालनता को मजबूत करना और सभी नौसेनाओं को सूचना के आदान प्रदान के लिए समर्पित संचार और समन्वय प्रणाली IORIS के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया। सतही युद्ध, वायुरोध युद्ध, वायु रक्षा, क्रॉस टेक लैंडिंग, सामरिक युद्धाभ्यास इस अभ्यास का हिस्सा है। हाल ही में कहाँ पर रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों का पता चला है, दर्ज की गई हैं? तो कर्नाटक, अंडमान निकोबार, केरल या मणिपुर। तो ये अंडमान निकोबार में खोजी गई हैं 23 प्रजातियाँ। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण शोधकर्ताओं ने अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में कूलीकोइंडस वंश से संबंधित रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों की पहचान की है। इनमें से 13 प्रजातियां भारत में पहली बार देखी गई हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी प्रजातियां पहली बार देखी गई हैं? तो 13 प्रजातियां देखी गई हैं और 23 की पहचान हुई है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, मोरक्को, आइसलैंड। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए तो वो हस्ताक्षर किए, वो आइसलैंड के साथ किए। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट और टेलीग्राम विश्वेंद्र जी के पॉइंट पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपके लिए विशेष जो क्लासेस संबंधित या चैनल से संबंधित बातें हैं वो भी, और साथ साथ जी जो हमारे फैक्ट हैं वो भी यहाँ पर जीके से संबंधित उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिए आगे देख लेते हैं इसको। उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है? सिंगापुर, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये उड़ीसा ने किया है, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। उड़ीसा, सिंगापुर ने भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिनका ध्यान टेक नवाचार पर केंद्रित करना है। इस साझेदारी का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, साथ साथ 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण का समर्थन किया है, ताकि फिनटेक क्षेत्र में उड़ीसा की भूमिका को बढ़ाने के लिए वैश्विक विशेषता का लाभ उठाया जा सके। हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो ये मनाई है भारत और सिंगापुर ने। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। भारत और सिंगापुर ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई, जिसके उपलक्ष्य में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम प्रथम बार भारत आए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन
षणमुखरत्नम प्रथम पहली बार भारत में आए, 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। हाल ही में ISRO ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ से मंजूरी दी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तेलंगाना? तो ये आंध्र प्रदेश, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड TLP की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। तीसरा लॉन्च पैड परियोजना में इसरो के अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहनों के लिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लॉन्च बुनियादी ढांचे की स्थापना, श्रीहरिकोटा में दूसरे लॉन्च पैड के लिए स्टैंड बाय लॉन्च पैड के रूप में सहायता प्रदान करना। इससे भविष्य के भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ानों मिशनों के लिए लॉन्च क्षमता में भी वृद्धि होगी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यह। तीसरा लॉन्च पैड है ये, जिसकी अध्यक्षता की गई, इसमें यहाँ अध्यक्षता कौन थे? नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में AI की शुरुआत की है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? डाक सेवा में AI की स्थापना शुरुआत की है बिहार ने, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। बिहार राज्य में डाक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की परफॉर्मेंस ध्यान रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की है बिहार ने। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख रुपये स्वामित्व कार्ड बांटे? 65 लाख, 75 लाख, 85 लाख या 95 लाख? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड बांटे गए हैं, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में देश के 230 से अधिक जिलों में करीब 230 बांटे करीब 50,000 गाँवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस स्वामित्व योजना से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाखों युवाओं को फायदा हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, UP और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए गए। ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? जम्मू और लद्दाख। हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है? रूस, इजराइल, ईरान, यूक्रेन? तो ईरान की पे हुआ है, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ईरान की सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक हमले में 2 जजों की हत्या कर दी गई। इस हमले में एक जज घायल हुआ है। ईरान के राजधानी तेहरान में इस घटना को अधिकारियों ने आतंकवादी हमला करार दिया है। बताया कि हमलावर ने हमले को अंजाम देने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास किया, हालांकि उसे ऐसा करने से रोकते हुए सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी की जा रही है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के आसपास सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। हाल ही में अमेरिका में वहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा। यानी भारत का दूतावास अमेरिका में कहाँ खुलेगा? अलास्का, टेक्सास, नवाडा या लॉस एंजल्स? तो भारतीय वाणिज्य दूतावास लॉस एंजल्स, डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। भारत जल्दी ही लॉस एंजल्स में अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा। विदेश मंत्री ने जयशंकर ने अमेरिका के राजदूत एरिक गार्डेसी के साथ उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इन दोनों कदमों से दोनों देशों के बीच यात्रा को आसान बनाने और टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एजुकेशन, स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही अमेरिका में 5 भारतीय दूतावास हो गए। तो ध्यान रखना, अमेरिका में कितने भारतीय दूतावासों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। इसरो ने कहाँ पर PSL BC 16 60 SPADEX मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा, कोचीन, बेंगलुरु, केप कार्निवल? तो ये श्रीहरिकोटा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और लंबी छलांग लगाकर विश्व के चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी SAR से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट SpaceX लॉन्च किया है। PSLV C16 से भेजे गए दोनों यान रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गए। करीब 470 किलोमीटर की निचली कक्षा में इनको स्थापित किया गया। आने वाले दिनों में इसरो के वैज्ञानिक दोनों ही यानों के बीच की दूरी कम कर उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हमारी यहाँ पर आपके लिए निःशुल्क क्लासेज मिलेंगी सभी यूट्यूब पर, ओनली ऑन यूट्यूब पर, बिना पे कोर्स के
सभी गरीब विद्यार्थियों तक हमारी क्लासेस पहुँचें, ये आप इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हमारी क्लास को शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।